ध्यान से देखते हैं तो उसमें मर्म के चिकित्सा संबंधित एप्लीकेशंस हमें काफी दिखाई देते हैं। उत्तर तंत्र में जब सर्पविष चिकित्सा का वर्णन करते हैं, तब उसमें काकपद यंत्र जो सिर में बनाना है, वो अधिपति मर्म, सीमंत मर्म, इनकी ओर इंगित करता है। तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए कहते हैं। जब उन्माद और अपस्मार की चिकित्सा बताई जाती है, तब वो अग्निकर्म बोलते हैं। दहन करना है मस्तक और ललाट और शिर के पास। तो ये सब इंगित करते हैं मर्म चिकित्सा की ओर कि आचार्य ने देखिए मर्म का विशेष उन्होंने बताया है कि मर्म सदन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मर्म विशेष है। मर्मों में प्राण विशेष रहते हैं, लेकिन मर्म सदन की रक्षा के साथ साथ वही मर्म माइल्ड स्टिमुलेशन अगर हम देते हैं बिना मर्म को हानि पहुंचाए, तो वो चिकित्सा में उत्तम कार्य करते हैं। रोग के समूल नष्ट करने का भी काम मर्म करते हैं। अब ये मर्म क्या औषधि है? क्या हम ये अपने मन की एक परिकल्पना कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम ऋग्वेद से प्रारंभ करते हैं तो वहां पर एक श्लोक आता है। जब हमने ऋग्वेद, हमने सभी, क्योंकि आयुर्वेद वेदों के ही उपवेद हैं, इसलिए वो सब जब छाने गए तो देखा, या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगा पुरा मनेनु बभ्रुणाम हम शतम धामानि सप्त च। ये किस ओर इंगित कर रहा है? देखिए, जब हम अपनी हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद फर्स्ट ईयर की बुक्स देखते हैं, यानी कि जब उस समय पढ़ते हैं, तो यही अर्थ निकल के आता है कि जो मनुष्य जाति के धरती पर आगमन से पहले ही औषधियां धरती पर आ गई थी, और उसके 107 धाम हैं, 107 स्थान हैं, जो कि त्रियुगा यानी कि सत्ययुग, द्वापर, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग। तो ये जो 3 युग उस काल के थे, उस सब में ये औषधियां व्याप्त थी। तो ये हमारे मन में एक धारणा रही। लेकिन जब हमने आगे अपने चिकित्सा व्यवसाय में आए, तो हमारे मन में था, नहीं, ये शास्त्र कुछ और कहना चाह रहा है। वो क्या है कि ये औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री युगा पुरा। देखिए, हमारा शरीर, इसको भी उन्होंने पुर कहा है, शरीर पुर है। तो इसमें क्या है, 107 गिनती, ये केवल, इट्स नॉट मेयरली कोइंसिडेंस कि 107 वो धाम है और हमारे मर्म भी 107 हैं। तो या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्र युगा पूरा, ये कैसे हुआ? मतलब मनुष्य के धरती पर आगमन से पहले ही कैसे ये औषधियां आ गई? अब उसका अर्थ देखते हैं। तो जो सही अर्थ हमें लगा वो ये है कि बालक जब माता के गर्भ में होता है, उस समय उसके मर्म वहां पर दृढ़ हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। माता से, अपरा से जो रस आता है, उससे बालक पोषित होता है, और उससे ही मर्मों की प्राण शक्ति बनती है। मर्म वहीं पर बन जाते हैं। तो ये, अब ऐसा देखिए, फिर भी जब हम सुषु संहिता देखते हैं तो शारीर स्थान 6 में मर्म चिकित्सा का मतलब मर्म का वर्णन है। मर्म का वर्णन है, लेकिन तीसरा अध्याय गर्भावक्रांति है। तो शारीर स्थान में देखिए उन्होंने गर्भावक्रांति दिया, फिर चौथा फिर गर्भ से संबंधित वर्णन आता है। यानी कि वो उस समय इंगित कर देते हैं कि वहां पर सब डेवलपमेंट हमारा हो जा रहा है। मर्म भी वहीं बन रहे हैं, सिरा भी वहीं बन रही है, धमनी भी वहीं बन रही है, और धमनी और सिराएं ये मर्म की रचना में भाग लेते हैं। मर्म केवल 107 मर्म शरीर में इधर उधर लटके हुए बल्ब नहीं हैं, उन्हें सप्लाई मिल रही है। उन्हें सप्लाई किससे मिल रही है? धमनी और सिरा से। तो धमनी और सिराएं उसको पोषित करती हैं, और धमनी और सिरा ही उसके रोग निवारण के लिए उत्तरदायी हैं। ये कहां लिखा है? ये लिखा है, ये इसी शारीर स्थान में, कि
मर्मों की रचना में जब वो, ये तो खैर है ही स्पष्ट कि जो मर्म की एनाटॉमिकल रचना है वो तो ये है कि मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, जहां पर उनका सम्मिलित वो होता है, सन्निपात होता है, वहां पर मर्म है। लेकिन इसके साथ में उन्होंने ये भी तो लिखा है कि चतुर्विधा यास्तु सिराः शरीरे प्रायेण ता मर्मसु सन्निविष्टा। तो ये जो चारों प्रकार की वात, पित्त, कफ, रक्त वाली सिराएं हैं, ये मर्मों में ही रहती हैं। तो इसलिए मर्म की कार्यकारी शक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? सिरा उत्तरदायी है। तो सिरा अपने प्रभाव से जब वातिक, पैतिक उसका पार्ट ज्यादा हुआ तो मर्म उस तरह की क्वालिटी रखेगा। तो इन चारों में से कोई भी 1, 2, 3 या 4 प्रकार की सिराएं मर्म की रचना में भाग लेती हैं और वही उसकी प्राण शक्ति, वही मर्म के रोग निवारक शक्ति के लिए उत्तरदायी है। तो अब उसमें हाँ, अब उसमें देखिए फिर मर्म चिकित्सा का अर्थ क्या है? शरीर के विशिष्ट रोग निवारक क्षेत्रों को पहचान कर उनके द्वारा रोग का निष्क्रमण करना, ये मर्म चिकित्सा है। तो रोग निवारक क्षेत्रों को पहले हमें पहचानना है। इसके लिए आचार्य ने बता रखा है कि जहां पर शल्य छिपा हुआ है, उस शल्य की पहले पहचान करो और तब उसका रोग, वो शल्य तब निकलेगा। अब शल्य का अर्थ क्या केवल भाला और कांटा, सुई, क्या यही है? नहीं, रोग भी शल्य है। रोग शल्य है तो रोग का निष्क्रमण मर्मों के द्वारा होगा, क्योंकि मर्मों को सप्लाई धमनी और सिरा से मिल रही है और सिराएं रोग निष्क्रमण के लिए उत्तरदायी हैं। जब धमनी और सिराओं का वर्णन सूत्र स्थान में करते हैं आचार्य 14वें सूत्र स्थान में, तो वहां पर स्पष्ट बताते हैं कि धमनियों में रस प्रवाहित होता है। जो हम 4 प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन जब शरीर में जाता है तो नाभि के पास फिर वो भोजन जो बाहर डेड था, जो जीवित नहीं था, वो भोजन शरीर में जाकर के अब वो जीवित हो जाता है। वो लिविंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लिविंग फोर्स बन जाता है वो, और वही धमनियों में प्रवाहित होता है, वही सिराओं में प्रवाहित होता है और वही मर्मों का पोषण करता है। तो उसका कार्य क्या है? रस क्या है? रस ही प्राण है कहते हैं। तो यानी कि मर्म, उसकी प्राण शक्ति वो उस पर निर्भर करेगी। तो अब इसमें ऐसा भी लगता है कि ये तो आचार्य ने कहा ही है कि मर्म इतने विशेष हैं कि शल्य क्रिया करते समय इन मर्मों की विशेष रक्षा करनी है। जब आप मर्म को बचा के रखेंगे तभी तो उस मर्म से आगे कार्य सिद्धि हो पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आचार्य कुछ और भी कहना चाहते हैं। हम तो यहीं तक सीमित होकर रह गए थे कि उनको शल्य चिकित्सा करते समय बचा के रखो, ठीक है, लेकिन अब उससे चिकित्सा करनी है इसलिए बचा के रखो। एक तो मर्म जो है वो विशेष शक्ति रखते हैं, इसलिए उन पर आघात नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का आघात मर्मों में होता है तो उसके तुल्य लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन वही आघात रोग भी है। मर्म शरीर के अंदर भी है, जो पैथोफिजियोलॉजी हो रही है, जो बिगड़ रही है, वो भी मर्म प्रभावित हुआ, ये मतलब है उसका। उस मर्म की चिकित्सा कैसे करेंगे? उसके टोपोग्राफिकल पॉइंट से। टोपोग्राफिकल पॉइंट शरीर में बाह्य त्वचा पर आए हुए हैं, तो उनको स्टिमुलेट करेंगे तो अंदर का मर्म यानी कि जो सिंड्रोम है वो सही होगा। ये वाइस वर्सा रिलेशन है। तो मर्म की जो देखिए रस उसमें प्रवाहित हो रहा है, और रस अगर निरंतर प्रवाहित होता रहेगा तो शरीर निरोग बना रहेगा। लेकिन जहां पर मर्म आ जाएगी वहां पर रोग होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्म के प्रवाह में बाधा कहाँ आई? देखिए, इसको समझने के लिए पहले ये समझा जाए, आचार्य कहते हैं कि रस जो है वह बहता हुआ दिखता नहीं है,
वो तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्म है, प्राण है, वो दिखेगा नहीं चलता हुआ, वो धमनी में प्रवाहित होता हुआ नहीं दिखेगा, वो सिरा में प्रवाहित होता हुआ नहीं दिखेगा। आचार्य ने स्पष्ट कहा है कि उसको अनुमान से जानोगे, उसकी क्षय वृद्धि से जानोगे। अब अनुमान से कैसे जाना? मान लिया हम उदाहरण लेते हैं, अंश मर्म में उसके प्रवाहन में बाधा आई, तो अंश मर्म व्याघात हो गया, यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, अवबाहु, उधर विश्वाची, अंशफलक मर्म भी अगर जोड़ देते हैं तो विश्वाची के भी लक्षण आ जाते हैं। तो इसको क्यों हुआ ये? क्योंकि रस के प्रवाहन के मार्ग में बाधा आई, तो अमुक अमुक रोग, जहां भी बाधा आई वहां पर का रोग होगा। तो अंश मर्म का मैंने उदाहरण दिया। तो अंश मर्म में बाधा आई तो वो रोगग्रस्त हुआ, उसको रेडिकुलोपैथी के सब लक्षण आए। उसको ठीक कैसे करेंगे? उसका उत्प्रेरण करेंगे। उसके उत्प्रेरण के लिए सबसे पहले तो उसमें बाधा आई ही नहीं, आई है कि नहीं आई है इसको देखेंगे। इसके लिए आचार्य ने षष्ठी उपक्रम बताए हैं कि गूढ़ शल्य को कैसे देखेंगे। गूढ़ शल्य को विमलापन से देखेंगे और विमलापन करके ही शल्य को निकालेंगे। तो ये क्या है? हम विमलापन करेंगे, प्रेशर देंगे और शल्य निकल जाएगा, रोग निकल जाएगा। तो ये रोग निकल जाएगा, क्या ये कहना बहुत सरल है? लेकिन हमने इसको प्रैक्टिकली आगे की स्लाइड्स में, आगे के वीडियोस में डिमॉन्स्ट्रेट कर रखा है। उसे देखिएगा कि कैसे रोग निकल रहा है मात्र विमलापन से। तो अब जो है, लेकिन एक बात है, मर्म चिकित्सा करते समय कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, कुछ प्रिकॉशंस है। फर्स्ट थिंग, डोंट परफॉर्म मर्म चिकित्सा इन पेशेंट हैविंग ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंसर, जैसा मेरा अनुभव है। क्योंकि देखिए, मर्मों के बारे में शास्त्र में, उसकी चिकित्सा के बारे में कोई ऐसा विस्तृत वो नहीं है कि उन्होंने एक एक चीज दे रखी है। वो उन्होंने समझने के लिए सारे पूरे के पूरे शल्य तंत्र में या चरक संहिता में भी जो त्रिमर्मी अध्याय है उसमें उनकी कार्यकारी शक्ति दे रखी है, उनसे क्या नुकसान होंगे। तो लेकिन जो हमारा चिकित्सा का अनुभव है इन 33-34 सालों का, उसमें हमने देखा कि ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर के पेशेंट हमने नहीं लिए, क्योंकि उनके लिए एक अलग चिकित्सा व्यवस्था है, एक अलग प्रोटोकॉल है। तो उसको पालन कराना वो ज्यादा अच्छा है, इसलिए उसको, उन केसेस को लेने से कोई वो नहीं है। और एक बात और कि प्रेशर टू बी अप्लाइड शुड बी अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स टॉलरेंस पावर और एनर्जी लेवल। पेशेंट के टॉलरेंस पावर कितनी है, सबको एक जैसा प्रेशर नहीं देना है। पेशेंट की प्राण शक्ति के ऊपर निर्भर है, पेशेंट कितना बलवान है। आपके चिकित्सालय में रोगी आता है तो वो बैठ रहा है, उसका चलना कैसा है, उसका स्वर कैसा है, क्षाम है या एक बलीय बलवान उसका स्वर है, इन सब से पेशेंट रोगी का पता चल जाता है कि इसकी प्राण शक्ति कैसी है। अब बहुत वृद्ध हैं तो वृद्ध की प्राण शक्ति कम होगी, उसमें आप कम प्रेशर अप्लाई करेंगे। और बहुत बालक हैं, उनमें भी हमने ये ध्यान देना है। अब एक बात और कि रोगी को हमने किस अवस्था में मर्म चिकित्सा करनी चाहिए, क्या पोजीशन हो, तो उसके लिए हमारा अनुभव ये है कि 500 में से एक पेशेंट, अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में मर्म चिकित्सा अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को नर्वसनेस हो सकती है। हालांकि ये रेयर है, 500 में से एक लगभग लगभग ऐसा होता है। तो इसके लिए हमने एक वो रखा कि टू अवॉइड फेंटिंग और गिडीनेस, lying down position is best. If patient is unable to lying down, then sitting posture should be selected. तब फिर बैठ करके भी मर्म चिकित्सा की जा सकती है। और पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत जरूरी है। पेशेंट शुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। पेशेंट को छोड़ के जाना ठीक नहीं है, या तो एक अटेंडेंट वहां पर रहे और हम भी, हमारी पूरी दृष्टि रोगी के ऊपर रहे, क्योंकि ये एक विशेष चिकित्सा है। हालांकि मुझे इतने समय का जो अनुभव है उसके अनुसार कभी किसी पेशेंट का अहित नहीं हुआ है। अगर आप पूरे शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो कोई अहित ऐसा नहीं होता है। आज तक किसी पेशेंट, किसी रोगी के साथ कोई ऐसा वो नहीं हुआ है। सब रोगी लाभान्वित ही होके जाते हैं। वो अलग बात है कि किसी में कम लाभ होता है, किसी में अधिक लाभ होता है। ये चिकित्सा का एक क्रम है। अब एक बात और, जब मर्म चिकित्सा कर रहे हो, देखो मर्म चिकित्सा की हमने 3-4 विधियां बताई हैं। उसमें अगर हम वेधन कर्म करते हैं,
वेधन कर्म करते हैं तो उस समय हमें एनाटॉमी का ध्यान रखना है। पेरिओस्टियम मस्ट बी प्रोटेक्टेड व्हाइल डूइंग वेधन, अदरवाइज इन्फेक्शन में डेवलप। तो यानी कि मर्म चिकित्सा केवल चिकित्सकों के लिए ही है, इनको अचिकित्सकीय लोगों को ना सिखाई जाए, उससे वो अहित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर की शरीर रचना का ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान होने में समय लगता है। चिकित्सक लोग अच्छी स्टडी करके 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल करके आते हैं, तो उन्हें ये ज्ञान है, होता है, लेकिन जनरल आदमी को नहीं। इसलिए ये जनरल के को सिखाने की चीज नहीं है। और बिफोर परफॉर्मिंग मर्म चिकित्सा एक हाइपोथेटिकल एक प्रेस्क्रिप्शन बना के रखें कि ये मर्म व्याघात है, मान लिया अंशमर्म व्याघात है, तो हमने एक परिकल्पना बनाई कि एक तो हम अंशमर्म को उत्प्रेरित करेंगे, उसके बगल में अंशफलक मर्म को उत्प्रेरित करेंगे और क्षिप्र मर्म को उत्प्रेरित करेंगे। क्षिप्र मर्म पूरे पेन सिंड्रोम का गवर्निंग है, वो जो है गवर्निंग पॉइंट है। कोई भी पेन आप क्षिप्र मर्म से कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे दांत का दर्द हो, आप ये सब आजमा के देखिएगा, चाहे दांत का दर्द हो वो भी क्षिप्र मर्म से कंट्रोल होगा। और वो अलग बात है कि उसके साथ साथ हमें और भी मर्म बिंदु लगाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो कुछ परसेंटेज तक आपको, आपके पेशेंट को लाभ देगा। तो ये एक प्रेस्क्रिप्शन बनाना आवश्यक है। यहां पर थोड़ा मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, मैंने अभी वेधन कर्म शब्द बोला, तो मैं आजकल देख रहा हूं कि कुछ लोग वेधन कर्म को विद्ध कर्म बोल रहे हैं। विद्ध कर्म शास्त्रोक्त नहीं है, क्योंकि विद्ध तो एक परिणति है उसकी, वो एक परिणति है, वो रिजल्ट है विद्ध होना। लेकिन जो कर्म है वो तो वेधन है, इसलिए उसको वेधन कर्म को ही प्रचलित किया जाए, उसी को रहने दिया जाए, वो शास्त्रोक्त है। विद्ध तो उसकी परिणति है, तो वो विद्ध, हम विद्ध को कर्म नहीं कहेंगे, कर्म है वेधन। तो ये एक मेरी एक प्रार्थना थी कि उसको विद्ध न कह के वेधन कहा जाए, वेधन कर्म। और जैसे कि मर्म टोपोग्राफिकल पॉइंट हैं, तो ये सब स्टिमुलेशन से सब अंदर की पैथोफिजियोलॉजी को ठीक किया जा सकता है। अंदर कोई इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है, बाहर से मर्म को ऑर्डर दिया और अंदर की पैथोलॉजी ठीक होगी। ये हम अभी आपको सब आगे दिखाएंगे वीडियो में, या जो जो भी हमने पेशेंट्स का वो कर रखा है कलेक्शन। अब मर्म को स्टिमुलेट कैसे करेंगे? स्टिमुलेट करने के लिए एक तो हमने कहा गूढ़ शल्य को ढूंढने के लिए और निकालने के लिए विमलापन, पीड़न, ये मेथड करेंगे तो ये प्रेशर है। और दूसरा पंक्चरिंग करेंगे, वेधन क्रिया करेंगे। अब देखिए, अभी तो हमने बोला कि मर्म सदन की रक्षा करनी चाहिए, तो जो वेधन कर्म है वो माइल्ड स्टिमुलेशन है, वो कोई भाला मारना या बहुत बड़ा कोई आघात करना ये नहीं है। वो जो आघात करना है या अग्नि कर्म है वो बिना मर्मों की जगहों पर किया जा सकता है, वहां पे करते भी हैं, लेकिन मर्मों की रक्षा करनी है, इसलिए उसमें तीक्ष्ण क्रियाएं नहीं करनी है। तो वेधन कर्म आराम से मर्मों में किया जा सकता है। मैं पिछले 34-35 साल से कर ही रहा हूं, उसमें कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि वो मर्म सदन की रक्षा करते हुए और मर्म से परिणाम लिया जाता है, उसका वो उत्प्रेरित करने का एक मेथड है। अब ये क्यों है, हमने वेधन कर्म क्यों लिया मर्म के लिए? देखिए, चतुर्विधा यास्तु सिरा शरीरे प्रायणता मर्मसु सन्निविष्टा, वो मर्म में सन्निविष्ट है। ठीक है, और देखिए ऐसा ही नहीं समझना है कि सिराओं में रक्त ही रक्त बह रहा है, ये नहीं है। आचार्य कह रहे हैं सिराओं में रस बह रहा है, और रस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, रस दिखता नहीं है, उसको अनुमान से जाना जाता है। इसलिए यहां पर हम वेधन कर्म कर सकते हैं। यहां पर ब्लड लेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, केवल वेधन कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी तरह अग्निकर्म, अग्निकर्म भी यहां पर तीक्ष्ण अग्निकर्म नहीं करना है, माइल्ड करना है। माइल्ड के मेथड शास्त्र में बता रखे हैं। उन्होंने माइल्ड के लिए क्या बताया? गोट्स पैलेट, जो बकरी की मेंगनी होती है, तो बकरी का स्टूल, उसकी मेंगनी,
तो वो जब सूख जाता है गोट्स पेलेट्स, तो उसको जला करके और उससे ताप दिया जाता है। इसी तरह उन्होंने गुड़ गर्म करके उससे भी ताप दो लिखा है। तो अग्निकर्म के भिन्न भिन्न मेथड्स बताए हैं। और इसी तरह से तेल तेल को भी गुनगुने करके गर्म करके वहां पर उससे भी परिसेक करना है। ये सब मर्म चिकित्सा के माइल्ड स्टिमुलेशन की विधियां हैं। अब देखिए, जो ये पोटली स्वेद और ये अन्य हम तेल धारा, एकांग धारा ये कर रहे हैं, ये भी हम मर्मों को ही उत्प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन वो मर्म का उत्प्रेरण तभी होगा जब हम मर्म के आसपास वो प्रक्रियाएं करेंगे, यानी कि हमें मर्म का ज्ञान होगा तो हम अच्छा पोटली स्वेद कर सकते हैं, उसको रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं। तो ये मर्मों का ज्ञान होने पर हम रिजल्ट्स, अपने परिणाम बढ़ा सकते हैं। तो ये समझ लेना है कि माइल्ड अग्निकर्म करना है। बस उसमें हम धूप स्टिक हमने ली हुई है, क्योंकि अब बकरी की गोट्स पैलेट्स अजाशकृत शब्द लिखा है सुश्रुत ने। जब अग्निकर्म आप देखते हैं सूत्र स्थान में, तो अजाशकृत सबसे पहला शब्द वही आता है। तो अजाशकृत तो अब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है शहरों में, तो उसके बदले धूप स्टिक होती है, धूप स्टिक से हम अग्निकर्म कर सकते हैं। उसका हम तरीका बताएंगे कि धूप स्टिक से भी जलाना नहीं है, कितनी दूर से करेंगे वो हम आगे के स्लाइड्स में बताएंगे। इसी तरह जो अन्य मेथड से हैं वो सब उसमें अप्लाई किए जा सकते हैं। ये देखिए, हम ये सब मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं। ये विमलापन है, प्रेशर, ये वेधन कर्म है, और ये क्षिप्र मर्म में वेधन कर्म हो रहा है। ये अग्नि कर्म है, जला नहीं रहे हैं बल्कि धूप स्टिक से स्टिमुलेशन दे रहे हैं। और स्टिमुलेशन कितनी दूर से दे रहे हैं? लगभग 1 सेंटीमीटर दूर से स्टिक, केवल ताप उत्प्रेरण कर रहे हैं, बर्न नहीं कर रहे हैं। पेशेंट हर जगह पर आपको बर्न करने भी नहीं देगा, वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो जाती है उससे। अगर अगर आपने अपांग बर्म पर स्टिमुलेशन देना है, चेहरे के आसपास स्टिमुलेशन देना है, या कॉस्मेटिक जगहों पर देना है, तो कैसे देंगे? ये दीजिए माइल्ड स्टिमुलेशन, मात्र धूप बत्ती से 1 सेंटीमीटर दूर से ताप से उत्प्रेरण कीजिए, धारा चल पड़ेगी। क्योंकि ये तो धारा के मार्ग में रुकावट आ गई है, रस के प्रवाहन के मार्ग में रुकावट आ गई। वो ताप उत्प्रेरण देते ही वो धारा खुलने लगती है। अभी आप आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे धारा खुल जा रही है उससे। अब सुश्रुत सूत्र स्थान, शारीर स्थान 6 में मर्मों का विशेष रूप से वर्णन है। और ये देखिए, 700 सिराओं द्वारा इन मर्मों को प्राण शक्ति मिलती रहती है। उस प्राण शक्ति को रस या प्राण कहा जाता है। चाइनीज लोग इसको ची बोलते हैं, QI ची। हमें ऐसा लगता है कि चाइनीज में जो ये ज्ञान, चाइना, जापान, यहाँ जो ये ज्ञान गया, ये बौद्ध काल में यहीं से ये ज्ञान धर्म के प्रचार के लिए आगे गया। बेयर हैंड एंड बेयर फूट मॉन्क्स, दे आर बेयर हैंड एंड बेयर फूट फिजिशियंस। तो वो वहां पर जब अपना प्रभाव दिखाते थे, तो धर्म की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। तो यहीं से वो ज्ञान गया। ऐसा हमें बिल्कुल, दिस इज नॉट मेयरली कोइंसिडेंस, कि जो हमारी 24 धमनियां हैं, 10 ऊर्ध्व, 10 अधः, 4 तिर्यक, और उनके भी 24 चैनल उन्होंने बताए हैं। वो यही चैनल हैं, वो 24 के 24 देखिए अक्षर शायद, दिस इज नॉट मेयरली कोई कोइंसिडेंस। वो यही है कि यहीं से वो ज्ञान गया है। और अब देखिए, ये अभी हमने बताया था कि धमनियों में रस प्रवाहित होता है जो भोजन से ही बनता है। अब हम अपनी प्राण शक्ति को, अपने मर्म को और अच्छा बना सकते हैं। हम आहार रस अच्छा ग्रहण करें तो मर्म शक्ति शक्तिवान होगा। ऐसे ही हम खूब एक्सरसाइज करें, योग करें, व्यायाम करें, अच्छे आचार विचार का पालन करेंगे तो हमारी मर्म शक्ति अच्छी बनेगी। जो मजदूर वर्ग है देखिए, उनकी मर्म शक्ति बड़ी प्रबल होती है, उन्हें रोगों का आक्रमण कम होता है। खिलाड़ी लोग हैं और योगी लोग हैं, उनको आघात कम होता है, उनके मर्म सुदृढ़ होते हैं, उनमें रोग का आघात बहुत कम होता है। तो इसलिए मर्म शक्ति को आहार शक्ति से बढ़ाया जा सकता है। अन्य भी तरीके उसके, एक्सरसाइज, व्यायाम, योग, ये सब हैं। तो ये अभी हमने बता ही दिया था
कि नाभि में जाकर के वो निर्जीव जो भोजन था वो सजीव बन जाता है। अब वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लिविंग फोर्स बन जाता है, जिसको आचार्य ने प्राण कहा है। अब वो सजीव है। यह रसी शरीर का धारण, पोषण, वृद्धि सब यही करता है। और यही यापन करता है। देखिए, यापन शब्द हम अपने हर वेबिनार में या हर सेमिनार में बताते हैं कि ये यापन शब्द ही है जिसने हमें एक प्रकाश दिया कि यही मर्म की रोग निवारण शक्ति के लिए शब्द है। रोग निष्क्रमण के लिए आचार्य ने यापन शब्द, देखिए धमनियों से यापन होता है और सिराओं से यापन होता है। यापन का अर्थ लेकिन खोला नहीं गया। यापन को यापन शब्द ही रूप में आगे प्रचलित चलता रहा और कहीं भी वो खोला नहीं गया है। तो यापन का अर्थ जब हमने देखा तो यापन का तो अर्थ होता है रोग को निकालना, खींचकर बाहर निकालना। अब खींचकर कौन निकाल रहा है? ये मर्म को प्रेरित करके निकलेगा। और कैसे निकलेगा? अब बस 2-3 मिनट बाद देखिएगा। तो ये मर्मों के 160 डिवीजन ये आप सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, जानु अंश ये सब हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल मैट्रिक्स, मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्टिलिटी एंड पेन सिंड्रोम, सद्य प्राणहर, और ये उस पर आधारित हैं। अब मांस मर्म का क्या लक्षण है ये सब आप जानते ही हैं। और सिरा मर्म का क्या है, स्नायु मर्म को जरा ध्यान रखना है। इसके बड़े रोगी आते हैं स्नायु मर्म के। जितनी स्पोर्ट्स इंजरी हैं अधिकतर स्नायु मर्म से ही रिलेटेड होती हैं। किसी का कोई लिगामेंट टूट रहा है, किसी का कोई ब्रेक हो रहा है। तो इसमें यह ध्यान रखना है, जब स्नायु मर्म से रिलेटेड रोगी आएगा तो जल्दी लाभ की आशा नहीं करनी है। क्योंकि रोगी पूछता है साहब मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, तो उसको स्पष्ट बताइए कि हम अपना कार्य कर रहे हैं, रास्ता यही है, दिस इज द ओनली वे, हम उस वे पे चल रहे हैं, धीरे धीरे परिणाम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आचार्य ने कहा है स्नायु मर्म के लिए कि चिराद व्रणो रोहति, व्रण चिरकाल में रोहण होगा, समय लेगा, 20 सीटिंग 30 सीटिंग लग जाती है तब जाके रिजल्ट मिलते हैं। जबकि हमें और मर्मों के आघात पे हम कहते हैं 5वीं 6ठी सीटिंग से रिजल्ट्स हमें दिखने लग जाता है। लेकिन स्नायु मर्म वाले में टाइम लगता है, ये पहले ही सोच लेना है। ये सब अनुभवों पर आधारित होता है कि कौन सा मर्म व्याघात होने पर कब जो है कितने दिनों में परिणाम। अगर ये चिकित्सक को पता है तो चिकित्सक का भी धैर्य बना रहता है, रोगी का भी धैर्य बना रहता है। तो हाँ, देखिए स्नायु मर्म में आणी, क्षिप्र, कूर्च, ये तीनों ही मर्म हम आगे आपको अभी दिखाने वाले हैं। इसी तरह से अस्थि मर्म, घोरो रुजा, बहुत रुजा होती है अस्थि मर्म में। फिर इसी तरह से संधि मर्म है, ये सब आप अपनी बुक्स में पढ़ ही सकते हैं, ये सब लिखित रूप में वहां है ही। और ये अभी हमने अकॉर्डिंग टू देयर फर्टिलिटी एंड पेन सिंड्रोम ये सब बताया है। अब जैसे सद्य प्राणहर मर्म है, मैं इसको जरा एक बार स्पष्ट कर दूं। ये बड़ा सेंसिटिव मर्म है सद्य प्राणहर मर्म। कौन है? अब जैसे गुद मर्म है, हृदय मर्म है, नाभि है, वस्ती है। अब आप शारसूत्र में देखते ही होंगे, शारसूत्र करते समय या फिशर को चेक करते समय या शारसूत्र चेंज करते समय, तो उस समय क्योंकि गुद मर्म सद्य प्राणहर मर्म है, इसलिए उसमें होता क्या है, देखिए ये अग्नि गुण प्रधान है। तो जब ये मर्म प्रभावित होता है तो वहां पर अग्नि तत्व की कमी हो जाती है। तो अग्नि तत्व की कमी हो गई तो हम अग्नि तत्व को बढ़ाएंगे तो पेशेंट जो है नर्वस होने से बचेगा। फिर पेशेंट नर्वस नहीं होता, उसका पेन भी कम हो जाता है। हम ये प्रैक्टिकली देखते हैं, करते हैं। तो हम उस समय एक गरम थोड़ा गुनगुना पानी तैयार रखते हैं और कॉटन से थोड़ा वहां पर गुनगुने रुई की सिकाई कर देते हैं। तो उससे जो है रोगी एकदम सही अवस्था में आ जाता है। तो ये क्योंकि ये मर्म ही बड़ा सद्य प्राणाहार मर्म है, इसलिए इसके लिए ये युक्ति उष्ण अवगाहन इसीलिए कराया जाता है क्योंकि उससे उस मर्म का अग्नि तत्व जो है वो मेंटेन रहता है। अब कुछ मर्म है जैसे गुल्फ मर्म, मणिबंध मर्म, ये रुजाकर मर्म है। तो
अभी ये रुजाकर मर्म कहां पर काम आएंगे? केवल ऐसा नहीं है कि रुजाकर मर्म में आघात होगा तो बहुत रुजा होगी, वो तो है ही, क्योंकि ये सब वाइस वर्सा है। वही रुजाकर मर्म जो इतना दर्द के प्रति, पेन के प्रति सेंसिटिव है, उसी रुजाकर मर्म से हम रुजा उतारेंगे। अभी देखिएगा हम रुझा उतारेंगे। इसलिए ये सब वाइस वर्सा है, इसको इसी तरह समझना है, तभी मर्म चिकित्सा विद्यार्थी लोगों के लिए बता रहा हूं कि तभी मर्म चिकित्सा समझ में आएगी। हाँ, यूज ऑफ मर्मास इन डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस। देखिए जानु संदिग्धवात है, क्रोष्टुक शीर्ष है, तो इसमें जो हमने एक प्रेस्क्रिप्शन बनाया वो जानु मर्म लिया हमने, आड़ी मर्म लिया और क्षिप्र मर्म लिया। मेनली ये 3 मर्म लेने से इन डिजीजेस में, मतलब इनको उत्प्रेरित किया मर्म को। अभी उत्प्रेरण का मेथड देखिए आगे दिखता जाएगा। जानु मर्म बहुत बड़ा है, 3 अंगुल का है। 3 अंगुल मतलब 6 to 9 सेंटीमीटर। देखने में लग रहा है कि 3 अंगुल 6 to 9 सेंटीमीटर कैसे हो गया? आप देखिएगा, ये वैसे रोगी के अंगुल प्रमाण के हिसाब से होता है, कैसा रोगी आया। तो किसी का 3 अंगुल 6 सेंटीमीटर के आसपास होगा, जो बलिष्ठ रोगी है उसका 9 सेंटीमीटर तक भी होता है, ये आप नाप के देख सकते हैं। तो जानु मर्म है, वैकल्पिक मर्म है, तभी तो विकलता होती है। तो ये जो है फिंगर से आप इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, वेधन कर्म या अग्नि कर्म भी कर सकते हैं। जो हम एकांग धारा, तैल धारा दे रहे हैं, वो भी तो हम उसी मर्म को स्टिमुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर जानु मर्म का पूरा ज्ञान होगा तो आप और अच्छा स्टिमुलेशन कर पाएंगे, रिजल्ट और अच्छे आएंगे। ये देखिए, ये जानु मर्म का एरिया है ना, कितना बड़ा एरिया। तो इतने बड़े एरिया में आपने स्टिमुलेशन देना है। ये हम स्टिमुलेशन दे रहे हैं। देखिए जानु मर्म का स्टिमुलेशन है, एक हमने सेंटर पॉइंट लिया है अंगूठे से और एक ये लिया है। ये कहीं लिखा नहीं है, ये अपनी युक्ति से लगाना पड़ता है, क्योंकि बड़ा एरिया है, जल्दी रिजल्ट भी देना है। तो एक एक उंगली से कहां आप लगे रहोगे? इतने अंश मर्म तो एक उंगली से हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा जानु मर्म, उसके लिए देखिए पूरा हाथ का सहारा लीजिए। अब हाथ से चिकित्सा का क्या उपयोग है? ये कहां लिखा है शास्त्र में भाई कि तुम हाथ से स्टिमुलेशन दे रहे हो? कहीं लिखा है तो बताओ। यस, ये लिखा है। ये तो ऋग्वेद से लिखा है। ये जब हमने ढूंढा तो हम तो चकित रह गए। क्या लिखा है? देखिए मैं ऋग्वेद का श्लोक बताता हूं। अयम में हस्तो भगवान, मेरा हाथ भगवान है। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत तरह, अयम में विश्व भेषजियो, मेरा हाथ विश्व भेषज है। मेरा हाथ विश्व भेषज है। अयम शिवाभिमर्शनम, ये मेरा हाथ कल्याणकारी है। शिवाभिमर्शन मतलब शिव कल्याणकारी है, तो मेरा हाथ भी कल्याणकारी। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत तरह, अयम में विश्व भेषजयो, अयम शिवाभिमर्शन। ये ऋग्वेद में ये श्लोक है। मतलब क्या निकला? वी कैन क्योर ऑल एलिमेंट्स बाय आवर एफिशिएंट हैंड्स which are blessed as great lucky power for the welfare of human being। देखिए कितनी बड़ी उक्ति शास्त्र ने कह दी है। वेदकालीन, उस समय तो वैदिक चिकित्सा ही चलती थी, तो उसी से सब होता था। इतने बड़े बड़े युद्ध होते थे, महाभारत से लेकर के और प्राचीन काल के युद्ध, तो वैद्य जो है आसपास रहते थे और वो युद्ध क्षेत्र में ही हाथों हाथ मर्म चिकित्सा से रोगी को ठीक करते थे, और रोगी दोबारा जो है अपने भाले तलवार लेकर के लड़ाई के मैदान में पहुंच जाता था। तो ये मर्म चिकित्सा की विशेषता थी। तो क्योंकि ये वर्णन है वेदकालीन, अयम में हस्तो भगवान अयम, तो ये अपने हाथ से आप, ये विश्व भेषज है आपका हाथ, लेकिन उसमें विश्व भेषज है ये मालूम होना चाहिए। तो अब जो है देखिए, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, वॉलीबॉल खेलते टाइम मेरे पैर पे एक इंजरी हो गई थी, जिसमें मेरा एसीएल लिगामेंट जो फट गया था। तो मैं डॉक्टर्स के पास गया था, तो उन्होंने मुझे सर्जरी रिकमेंड की थी। कौन से पैर में हो रहा है? मेरे लेफ्ट नी पे। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक लिगामेंट है एसीएल, जो बोथ को कनेक्ट करने का काम करता है, वो मेरा फट चुका था। अच्छा, तो बेटा इससे तुम्हें दिक्कत क्या क्या हो रही है? सर इससे मेरा जो नी है वो ट्विस्ट हो जा रहा है चलने पे।
ये हम मर्म चिकित्सा कर रहे हैं। देखिए ये स्नायु मर्म है। पहली बात तो रोगी को पहले ही बता देंगे भाई टाइम लगेगा। टाइम लगाते हो क्योंकि उसको सर्जरी रिकमेंड की हुई थी सर्जन्स ने, तो हमने रोकना है उसको, तो हमने कहा भाई टाइम तुम दे पाओगे तो हम कर पाएंगे। तो पेशेंट ने हमें टाइम दिया और 20-21 सिटिंग के बाद इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिला। अभी रोगी बताएगा। देखिए हम जानू मर्म और आणी मर्म को स्टिमुलेट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि भाई रोग तो बाएं पैर में है, ये दाएं पैर में क्या कर रहे हैं? तो दाएं पैर से भी स्वस्थ जो अंग है उससे भी हम स्टिमुलेशन देते हैं। देखिए आप, ये है मर्म चिकित्सा की विशेषता। हम वहां से स्टिमुलेशन दे रहे हैं, दूसरा मर्म की पहचान कर रहे हैं, उसके टेंडर पॉइंट को पकड़ रहे हैं हम। ये देखिए, अब ये हमने जो पॉप्लिटल क्रीज है वहां पर जो उसका सेंटर है वहां पर स्टिमुलेशन दे रहे हैं। तो ये पूरा मिलकर के जानू मर्म हुआ। 3 अंगुल परिमाण है, 6 to 9 सेंटीमीटर। अब इधर देखिए हम गुल्फ मर्म के पास आएंगे। ये क्योंकि गुल्फ मर्म रुजाकर मर्म है, रुजा को दूर करेगा। और ये हो गया कूर्च शिर मर्म। कूर्च शिर मर्म भी रुजाकर है, स्नायु मर्म है। देखिए ये अब आ गया कूर्च मर्म। तो कूर्च मर्म भी स्नायु मर्म है। तो एक तो स्नायु मर्म हमने सेलेक्ट किए हैं, रुजाकर मर्म हमने सेलेक्ट किया है। और बिना शिप्र के तो पेन सिंड्रोम कैसे कवर होगा? तो आप देखिएगा हम शिप्र पे भी जाएंगे। ये शिप्र मर्म स्टिमुलेशन दे रहे हैं। शिप्र का आपको पता ही है, अंगुष्ठ अंगुली और मध्य शिप्रम नाम मर्म। तो ये शिप्र मर्म है। से कैसे हो? पहले से सर बहुत ही मुझे जो मेरे नी डिसलोकेट हो जा रहा था वो बहुत ही मतलब कनेक्ट हो चुका है एक टाइप से मैं कह सकता हूँ। और बहुत चलने में अब कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बस थोड़ी सी मेरी थोड़ा उसे अभी मसला मतलब थोड़ा से कह सकते हैं कि पावर, हाँ पावर, स्ट्रेंथ अप करना है नी को थोड़ा सा। और बस और सब कुछ मैं कह सकता हूँ कि पहले ऐसा मेरा नहीं हो चुका है और मुझे कोई सर्जरी भी नहीं करवानी पड़ी। और मुझे सर की वजह से मेरा बहुत मतलब पहले ऐसा ही हो चुका है। अच्छा, करीब कितने % आप अपने को इसमें ठीक हुआ मानते हैं? मैं अभी कह सकता हूँ कि 90% मेरा नी बिल्कुल ठीक हो चुका है, मतलब पहले ऐसा हो चुका है। ठीक। हाँ देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये वॉलीबॉल खिलाड़ी है। तो अब इसका वहां पर स्नायु मर्म एसीएल लिगामेंट रप्चर हो गया। ठीक है, अब बेचारे को अपना आगे तक के खेलों में जाना है। तो बट नेचुरल सीधे सर्जन्स के पास गया। उन्होंने कहा भाई ये तो सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब किसी तरह हमारे पास आ गया। अब हमें भी पता है कि जो स्नायु मर्म है वो आचार्यों ने कहा है कि चिराद व्रणो रोहति, टाइम लगेगा। तो हमने रोगी से कहा भाई तुम्हें अगर बहुत जल्दी है देखो तब तो सर्जरी करा लो, नहीं तो अगर कुछ श्रद्धा है हमारे कार्य के ऊपर तो हम करेंगे। और अगर परिणाम मिल गए तो बहुत अच्छा, वरना सर्जरी तो तुम्हें बता ही रखी है। तो ठीक है, रोगी और उसके रिश्तेदार वो हो गए, तैयार हो गए और हमने मर्म चिकित्सा करी। अभी आपने देख ही लिया कि हमने कौन कौन से मर्म सेलेक्ट किए हैं। और देखिए करीब 6ठी-7वीं सिटिंग से रोगी जो बिल्कुल लंगड़ा करके आता था, लड़खड़ा करके आता था, उसके पिताजी उसको गोद में लेके आते थे, अब वो रोगी 6ठी-7वीं सिटिंग के बाद धीरे धीरे पैदल चल के आना शुरू हो गया। 21 सिटिंग के बाद ये जो परिणाम अभी रोगी ने बताया, ये 20 आफ्टर 21 सिटिंग्स, 21 सिटिंग के बाद का ये परिणाम था। और अब आज अब ये कुछ महीने बीत चुके हैं, अब ये फिर से फुटबॉल की टीम में, सॉरी वॉलीबॉल की टीम में शामिल हो गया है। तो ये है मर्म चिकित्सा की विशेषता। लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि किसी भी रोगी को बहुत हाइपरबोलिक मत बोलें कि मैं तुझे ठीक कर दूंगा, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, प्रयत्न करते हैं, दिशा ये है, डायरेक्शन ये है, रिजल्ट मिला सो इन सो गुड। और रिजल्ट मिलता है ये मैं आपको बताऊं, आचार्य कहते हैं मंत्रवत करते रहो। मंत्र, अभी परिणाम की मत सोचो, मंत्रवत करते रहो, परिणाम मिलेगा और मिलता है। अब देखिए इसमें आणी मर्म लिया, जानून ऊर्ध्व उभयस्तस त्रियंगुलम आणी। तो ये देखा होगा आपने, मैंने 3 अंगुल ऊपर ये लिए थे, दोनों आणी लिए थे, एंटीरियर और ये लेटरल साइड, दोनों लेटरल साइड लिए थे। और
शोभाभिवृद्धि, स्तब्ध शक्तिता, ये सब इसका लक्षण है। उन लक्षणों का हमने फायदा उठाया कि वो लक्षण केवल उसके मारण के लिए नहीं है, बल्कि उसी से रोग का निश्रमण किया जाएगा। इस युक्ति से हम आगे बढ़े। तो आधा अंगुल साइज है इसका। तो आपने देखा होगा हमने दोनों साइज ठीक पॉइंट पर हमने प्रेशर दिया, और साथ में जानू मर्म तो इन्वॉल्व हो ही गया। अब आता है अवबाहुक विश्वाची अंशगत वात यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से तुलना की जा सकती है। तो इसमें जो है अंशमर्म और अंशफलक मर्म, देखिए रेडिकुलोपैथी हो रही है, तत्र स्तब्ध बाहुता, तत्र बाहुओ स्वापशोषो, ये सब है। तो अंशमर्म कहां पर है? बाहु मूर्ध ग्रीवा मध्य, और आधा अंगुल साइज है, इसलिए एक उंगली से भी स्टिमुलेशन हो जाएगा। किसी में अच्छा स्टिमुलेशन देना हो, हम पूरा 4 उंगलियों से बिल्कुल जैसे सर्प जो है अपना फन दबाता है, उस तरह से भी स्टिमुलेशन दिया जा सकता है ना। लेकिन रोगी की प्राण शक्ति के अनुसार कैसा उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके अनुसार ये निर्णय लिया जाता है। इसमें हम अंशमर्म में देखिए विमलापन भी करते हैं, अग्निकर्म भी करते हैं, धूप स्टिक या मोक्साइज। देखिए हर बार हम कहेंगे कि माइल्ड अग्निकर्म करना है, तो धूप स्टिक से हो जाता है अग्निकर्म। और वेधन कर्म भी करते हैं, आपको दिखाएंगे वेधन कर्म करते हुए। ये देखिए, ये धूप स्टिक से 1 सेंटीमीटर दूर से हम उत्प्रेरण कर रहे हैं अंशमर्म का। ये उत्प्रेरण कर रहे हैं, और करीब 10 से 20 बार हम बार बार, जैसे चिड़िया चुग्गा चुनती है उस तरह से बार बार उसको हीटअप करते जाते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है। एक तो गर्दन घुमाने से, इधर उधर गर्दन घुमाता हूँ, तो गर्दन घुमाने से बहुत ज्यादा एकदम घबराहट हो जाती है, चक्कर से आते हैं बहुत, और हाथ में भी दर्द है, छाती में दर्द रहता है, और किसी काम में मन ही नहीं लगता है, बेचैनी सी रहती है बहुत ज्यादा, हार्ट बीट भी रेगुलर रहती है। ऐसा कब से है? सर ये करीब मुझे हो गया 15-16 साल हो गए हैं। 15-16 साल? 15-16 साल से। अच्छा। अब देखिए हमने ये वेधन कर्म यानी मर्म चिकित्सा का वेधन कर्म शुरू किया। वेधन कर्म भी माइल्ड स्टिमुलेशन है, इससे मर्म सदन को कोई हानि नहीं होती है और परिणाम तुरंत दिखते हैं। हमने शिप्र मर्म पे भी वेधन कर रखा है। सर अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है आज। थोड़ी दिमाग में थोड़ी ऐसी बहुत टेंशन लगी, वो भी ठीक है अभी। अच्छी तो गर्दन की और क्रंची भी ठीक है अभी, और अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट सेटिंग थी? जी जी जी। अच्छा, और थोड़ा गर्दन यूं करके बताओ कि चक्कर आना कैसा है? ना चक्कर तो नहीं, अभी तो नहीं आ रहे। तो देखिए पहली सिटिंग में ही उसको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, फिर हमने करीब इनकी भी 20-30 सिटिंग लगभग करी, फिर पेशेंट बिल्कुल ठीक होके चला गया। तो जिसको 18 साल 16 साल से ये लक्षण थे अंशमर्म व्याघात के, तो वो मर्म चिकित्सा से, मर्म चिकित्सा एक चाबी है, कुंजी है, बस चाबी का सही ज्ञान होना आवश्यक है। अब इसी तरह हमने, आपने देखा होगा हमने अंशमर्म पर भी वेधन कर रखा था और अंशफलक पर भी कर रखा था, और एक सेंटर पॉइंट भी हमने लिया था बिल्कुल वर्टिब्रा में, थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक 1। अंशमर्म की परिभाषा क्या है? त्रिक संबद्धे अंशफल के, त्रिक पृष्ठ वंश उभयतः, त्रिक संबद्धे अंशफल के। त्रिक से संबद्ध है, उभयतः दोनों ओर है, तो दोनों ओर हमारे जो स्कैपुला है उसका जो अपर एंड है, मीडियल एंड अपर, तो वहां पर, और थोरेसिक 1 वर्टिब्रा, इसको टोटल मिल करके ये अंशफलक मर्म बनता है। आधा अंगुल साइज है, साइज छोटा है, तो आधा अंगुल इधर आधा अंगुल इधर। तो इसमें भी ये सब कर्म, ये सब कार्य जो हैं मर्म के स्टिमुलेशन के, ये हमने अभी आपको दिखाया। अभी इसका दूसरा मेथड भी आएगा आगे। देखिए अंशफलक मर्म को स्टिक से भी हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी कि माइल्ड अग्निकर्म भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अंश और अंशफलक को एक साथ भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। देखो 2 उंगलियां हैं, एक उंगली से हमने अंशमर्म स्टिमुलेट कर रखा है, एक से अंशफलक मर्म स्टिमुलेट कर रहे हैं। करीब 10 to 20 टाइम्स हम उसको दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, ये प्रक्रिया करते हैं। हम इसका राउंड मूवमेंट भी कर सकते हैं उंगली का। मेन है मर्म उत्प्रेरित हो, स्टिमुलेट हो। ये उत्प्रेरण हो रहा है,
अंशमर्म और अंशफलक मर्म का। इन्हें भी रेडिकुलोपैथी थी, सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस। पूरी इनकी एमआरआई अभी देखिए बताया जाएगा कि क्या क्या उसमें है। सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस और एमआरआई में टोटल इनके जो है C6, C7 और C5, C6, उसमें C6, C7 में डिस्क ऑस्टियोफाइट कॉम्प्लेक्स आया हुआ है और नर्व कंप्रेस हो रही है। C5, C6 में भी नर्व कंप्रेस हो रही है। अब इसमें अंशमर्म और अंशफलक मर्म दोनों को स्टिमुलेट कर रहे हैं। देखिए दोनों मर्म, अंशमर्म कहाँ पर है? बाहुमूल ग्रीवा मध्य, बाहु का ऊर्ध और ग्रीवा इनका मध्य, ये अंशमर्म, इसको हमने स्टिमुलेट किया। साथ में अंशफलक मर्म को इकट्ठे, दोनों को हम इकट्ठे स्टिमुलेट कर सकते हैं। अंशफलक मर्म विश्वासी के लिए विशेष है और अंशमर्म अववाहक के लिए विशेष है। तो दोनों मिलकर ये उत्तम कार्य करते हैं। तो देखिए दोनों साइड के अंशमर्म और अंशफलक ऐसे दोनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं, चारों को इकट्ठे भी कर सकते हैं। ये इस तरह से सब साथ में शिप्रमर्म करेंगे। शिप्रमर्म को हमने स्टिमुलेट करना है, ऐसे स्टिमुलेट करेंगे जैसे अभी मैंने किया, ऐसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो आप बताइए अब कैसा है? अब आप देखो उठा के और अपनी हाथ की छंजन वगैरह ये सब बताओ कि पहले से अब कैसा है। उस समय 30% हो गया था, अब 5 मिनट बाद जब दोबारा प्रोसेस किया तो कैसा है बताइए। झंझट हटते वो भी कम है। करीब कितने परसेंट वीक माने आपको? 50%। तो ये हमने अभी अंशफलक और अंशमर्म पहले दिन ही पेशेंट लगभग 30 से 50% रिजल्ट पर आया। इसी तरह से गिद्धरसी में हमने वैसे पिछले वेबिनार में गिद्धरसी को ज्यादा डिटेल में बताया था। गिद्धरसी में हमारी जो प्रेस्क्रिप्शन होगा वो कटिक तरुण मर्म, नितंब मर्म, आणी मर्म, गुल्फ मर्म और शिप्र मर्म, इनको लेने से हम गिद्धरसी को कंट्रोल करते हैं अपने चिकित्सालय में। स्टिमुलेशन के प्रकार आपने देख ही लिए हैं। तो कटिक तरुण मर्म पृष्ठवंश उभयतः, देखिए इसका पृष्ठमर्म से पृष्ठवंश से संबंध है। पृष्ठवंश में कुछ वर्टिब्रल कॉलम, पृष्ठवंश, तो पृष्ठवंश के एडजेसेंट ये कटिक तरुण मर्म है। ये ध्यान रखना है कि कटिक तरुण कहां पर है। तो अब उसको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। ये पृष्ठवंश उभयतः है। ये ऐसे स्टिमुलेशन दे रहे हैं, देखिए कटिक तरुण मर्म को। और क्योंकि गिद्धरसी का रोगी है इसलिए उसको थोड़ा और आगे तक हम स्टिमुलेशन देंगे। ये कटिक तरुण मर्म सबसे पहले लिया। अब आगे और कटी प्रदेश की सिराएं, क्योंकि ये पक्वाशय से रिलेटेड पीछे बिंदु हैं, है ना। इससे पक्वाशय के रोगों को भी, पक्वाशय विशेषण वात स्थानम, इसलिए हम वात स्थान को कंट्रोल कर रहे हैं। अब नितंब मर्म साथ में लिया, ये नितंब मर्म है। और आणी मर्म, अभी आणी मर्म बताया ही था, वो वाले जो वो स्नायु मर्म का रोगी था, ACL लिगामेंट वाला। और ऐसे ही अगर स्प्रेन है तो स्प्रेन में कूर्च मर्म, कूर्च शीर मर्म और शिप्र मर्म, पैर का अगर स्प्रेन है तो कूर्च मर्म, कूर्च शीर मर्म बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत विशेष ये लाभ दिखाते हैं। कूर्च मर्म कहां पर है आपको पता है? ये देखिए, ये तो कूर्च मर्म है और ये पैर के कूर्च हैं। अब देखिए
कूर्चशीर, ये कूर्चशीर है हाथ का। अभी इनका उपयोग आपको अभी दिखाएंगे कि ये कहां हमें उपयोगी हो रहे हैं। कूर्चशीर मर्म, कूर्च मर्म, हाथ का भी कूर्च है। ये पूरा जो ये वेब बना हुआ है, ये कूर्चशीर है पैर का। हाथ का कूर्चशीर अभी देख ही लिया था। ये देखिए, एक महीना हो गया, करीब 1-2 किलो भी नहीं उठा पा रही। अब ये अग्निकर्म का प्रोसेस, ये हमारी मिसेज डॉक्टर गीता जोशी द्वारा इनको किया जा रहा है। देखिए अग्निकर्म चल रहा है, कूर्चशीर मर्म स्टिमुलेट किया, अब ये कूर्च मर्म स्टिमुलेट कर रही हैं। ये स्टिमुलेट किया, जला नहीं रहे हैं रोगी की त्वचा, बल्कि 1 सेंटीमीटर दूर से स्टिमुलेशन दे रहे हैं। बीच बीच में उसका ताप बना रहे, इसलिए उसकी राख को फूंक मार के उड़ा रहे हैं। ये देखिए, अब आप ये वेट, ये दोनों वेट उठा के देखें। पहले ये थैली है करीब 6 किलो की, एक तो इसको उठाएं, फिर ये वेइंग मशीन उठाएं और फिर हमें बताएं कैसा है। देखिए जो रोगी 2 किलो नहीं उठा पा रहा था, ये उठाओ अच्छी तरह। हाँ, कैसा है? ये तो गजब हो गया, मेरा हाथ एकदम ठीक हो गया। चलो बढ़िया। अब ये भी उठा के बताओ। फिर इसी तरह से आपको 8-10 बार सिटिंग के लिए आना होगा। हाँ, ठीक है। तो देखिए, हाँ, कूर्च मर्म, कूर्चशीर मर्म के द्वारा ये इतना उत्तम परिणाम पहली सिटिंग में ही मिलने लगा। फिर भी हम इनको 8-10 सिटिंग के लिए बुलाएंगे। तो क्षिप्र मर्म अभी ये मैंने सब इसका हर रोग में क्षिप्र मर्म, हर पेन वाले रोग में क्षिप्र मर्म आया था। देखिए क्षिप्र मर्म स्टिमुलेशन हो रहा है, वो पैर का क्षिप्र मर्म है, ये हाथ का क्षिप्र मर्म है। परिभाषा वही है, अंगुष्ठ अंगुली और मध्य क्षिप्रम नाम मर्म। अंगुष्ठ और अंगुली के मध्य में क्षिप्र मर्म है, स्नायु मर्म है ये भी। अब एक रोग हमने, ये प्रतिशाय के भी बहुत रोगी मिलते हैं। देखिए इसमें फण मर्म और शिंगाटक मर्म को उत्प्रेरित करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। फण मर्म कहां पर है? देखिए घ्राण मार्ग उभयतः स्रोतो मार्ग प्रतिबद्धे अभ्यंतरतः फणे तत्र गंधा ज्ञानम। तो ये हमने जो इसका स्थान बताया है, इसको अंदर नहीं ढूंढना है। देखिए मर्म में हमने पहले ही प्रतिज्ञा की है कि मर्म बाह्य बिंदु हैं, ये टोपोग्राफिकल पॉइंट्स हैं, तो इनको अंदर नहीं ढूंढना है, अंदर इनकी रचनाएं, एनाटॉमी नहीं ढूंढनी है। ये तो बाह्य बिंदु हैं, वहां से स्टिमुलेट करिए, अंदर की पैथोफिजियोलॉजी ठीक करिए। तो ये कहां पर है? जो नेजोलेबियल फोल्ड होता है, यानी कि जहां पर ये नथुने का एंड थोड़ा अंदर की ओर, वो कहते हैं अभ्यंतरता है, थोड़ा अंदर की ओर, वहां पर प्रेरित कीजिए। तो फण मर्म से संबंधित रोग, प्रतिशाय और इसी तरह श्रृंगाटक मर्म को उत्प्रेरित कीजिए। श्रृंगाटक जो है घ्राण शोताक्षी जिह्वा संतर्पणी नाम सिराणाम मध्य सिरा सन्निपात श्रृंगाटकानी। तो 4 श्रृंगाटक हैं। ये वैसे सभी लोगों के पास, सभी गुरुजनों के पास हमारी मर्म चिकित्सा की पुस्तकें लगभग सबके पास हैं। मैं समझता हूं विद्यार्थियों को भी इससे विषय अच्छी तरह स्पष्ट हुए होंगे। और वैसे अब इसी तरह अनिद्रा के लिए अधिपति मर्म बहुत अच्छा है। हमें जब क्लिनिक में नीचे देर हो जाती है, क्योंकि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद दोबारा चिकित्सालय में वापस जाना पड़ता है, लेकिन पहली शिफ्ट में ही देर हो गए, अब आराम भी करना है, तो हम आराम से अधिपति मर्म को उत्प्रेरित करते हैं। और 5 मिनट की निद्रा में ऐसा लगता है कि 2 घंटे हम निद्रा में, चिर निद्रा में सो गए। इतना अच्छा इस मर्म का कार्य है। तो इसको हमने स्टिमुलेट करने के लिए देखिए गौघृत थोड़ा सा लीजिए हाथ में, और उससे क्षिप्र मर्म मस्तकाभ्यंतरो परिष्टात सिरा संधि सन्निपातो रोमावर्तो अधिपति ही वहां पर है। तो उसको स्टिमुलेट कीजिए, 100 बार लगभग कीजिए, तो वो मर्म उत्प्रेरित होगा। फिर जब आप रात को या जब भी सोना है अपने बेड में जाएंगे, तो कोई भी एक उंगली उस मर्म पर रखिए, उसका उत्प्रेरण कीजिए। तो
निद्रा एकदम 1.5 से 2 मिनट में आपकी उंगली 2 सेंटीमीटर दूर हो जाएगी, यानी कि आप अर्ध चेतना में आने लग जाएंगे। तो इतना जल्दी इसका परिणाम मिलता है, लेकिन पहले उसको उत्प्रेरण करना होगा गॉगरिड से, या ऐसे भी सूखा स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने दिए। अब ये हमारी मर्म चिकित्सा की पुस्तकें हैं, मोतीलाल बनारसी दास न्यू एज बुक्स, ये इसके पब्लिशर हैं। और इसमें सब मर्मों से संबंधित सब वर्णन, किसी को अगर और कुछ डिटेल देखना हो तो मोतीलाल बनारसी दास या अमेज़न से इनको मंगवा सकते हैं। वैसे गुरुजनों के पास तो सबके पास ये पुस्तक उपलब्ध है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम वैसे मर्मावेदिक.com में भी उपलब्ध हैं, तो वहां भी आप हमारी चिकित्सा की विधियों को हमारे द्वारा करते हुए देख सकते हैं। पुनः हाथ जोड़ के आप सबका प्रणाम, अभिवादन। अब किन्हीं के कोई प्रश्नोत्तर हो, क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन सेशन में उठाइएगा, नहीं तो हमसे मेल द्वारा या इसके द्वारा भी संपर्क कर सकेंगे। जोशी जी, आपका बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपने पांडे बहुत सर, सुंदर ढंग से मर्म की चिकित्सा का वर्णन हम लोगों को बताया। बहुत ही हम आप में मुग्ध हो गए आपके इस व्याख्यान से। तो थोड़ा हम ये जानना चाहते थे कि जो मैडम वो गैंग्रीन होती है, गैंग्रीन या कोथ जिस रोग को कहते हैं, उस रोग में इसमें क्या चिकित्सा दी जा सकती? कभी आपने चिकित्सा की इसकी गैंग्रीन की या कोथ रोग की, जिसमें धर्म स्नायुगत और धमनीगत शिरागत रोग के टिश्यू मतलब का प्रवाह नहीं होता, तो ये गैंग्रीन हो जाती है, कोथ रोग की उत्पत्ति होती है, तो उसमें आप क्या चिकित्सा दी? आपने कभी की चिकित्सा इस रोग? हाँ सर, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको कोटिशः प्रणाम और शत अभिवादन। और सर ऐसा है, मेरा चिकित्सा के जिन रोगियों में या जिन विधियों में मेरा अनुभव है, मैं उन्हीं को वर्णित कर रहा हूं। मैंने गैंग्रीन को इसमें नहीं लिया है सर, मैंने गैंग्रीन को इसमें लिया ही नहीं। कुछ रोग मैं स्वीकार करता ही नहीं हूं। तो मैं जैसे कैंसर स्वीकार नहीं करता हूं, ट्यूबरकुलोसिस स्वीकार नहीं करता हूं, इसी तरह से गैंग्रीन या इस तरह के रोग मैं स्वीकार नहीं करता हूं। जो रोग मैं चिकित्सालय में बहुतायत में कर रहा हूं, वो मैंने सब स्पष्ट किए हैं और उनकी स्पष्टता रखी है। तो सर मैं गैंग्रीन में नहीं करता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। मन का शायद कोई आपका अनुभव हो। कभी कभी गैंग्रीन के पेशेंट आ जाते हैं ना, आते हैं सर, आते हैं वाकई में। हाँ, लेकिन हम उनको नहीं लेते हैं। वैसे भी जो आपने वेदों के संबंध में बताया, वर्णन किया इसका मर्मों का, तो इसमें भी वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भी जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लग जाती है ना, तो उस समय भी जो सुषेण वैद्य थे उन्हें 3 प्रकार के जो मर्म थे ना, औषधि 3 प्रकार की बताई थी, विशल्यकर्णी, शल्यकर्णी, संजीवकर्णी। तो उन्होंने भी मर्म के तो मर्म के आधार पर ही उन्हें चिकित्सा और औषधि का वर्णन किया था, शल्यकर्णी, विशल्यकर्णी। जैसे आपने विशल्य मर्म का वर्णन किया, रुजाकर वर्णन किया, तो वो युद्ध कांड में बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया था, युद्ध कांड में। तो बहुत अच्छा आपने वेदोक्त विधि से, आयुर्वेद की विधि से हमारे शिष्यों को, हमें जो आपने ज्ञान अर्जन दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ को भी धन्यवाद सर। बहुत और हम चाहते कभी शिष्यों को भी आप बुलाएं, यहाँ पर कभी सेमिनार करें राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के माध्यम से, तो कम से कम कुछ चिकित्सक इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। ये मेरा अनुरोध था। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर कार्यक्रम बनाइए कभी। बहुत अच्छी अपनी जो राष्ट्रीय विद्यापीठ की निदेशिका है, उन्होंने 1-2 प्रोग्राम रखे, दंत चिकित्सा पर रखा है। तो आप चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम आपका चिकित्सा पर भी यहाँ पर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। मैं एक वर्कशॉप के रूप में सब स्टूडेंट्स को, सबको वो सिखाऊंगा। और अभी कुछ समय पहले जब ये एम्स आयुर्वेद का उद्घाटन का समय चल रहा था, उससे पहले करीब 250-300 डॉक्टर्स को हमने ये मर्म चिकित्सा का एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया था। और उसके बाद भी एक बार आयुर्वेद विद्यापीठ के आज से 5-6 साल पहले एक बार हमने किया था, लेकिन वर्कशॉप के रूप में हो आयोजन, तो इससे
विद्यार्थी ज्यादा लाभान्वित होंगे। कॉलेजों में करिए, किसी कॉलेजों में विद्यापीठ को भी सही बांटता है अपनी कॉलेजेस में हम जाते हैं सर, कॉलेजेस हमें बुलाते हैं। अभी राजस्थान के कॉलेज में, वहां पोस्ट ग्रेजुएशन जो कॉलेज है जोधपुर में, उसमें 2 बार उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट उसमें हमें बुलाया, हमने मर्म चिकित्सा वहां करी। इसके अलावा अन्य भी सब काफी, ये बरेली है, पीलीभीत आसपास सभी कॉलेजेस में जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वहां हम मर्म चिकित्सा बीच में जो भी हमें टाइम होता है वो लोग बुलाते हैं, तो हम सर उसको करते हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा साथ में रहता है, आप बड़े लोगों का ही आशीर्वाद है सर। अरे तो हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, हम लोग तो बहुत ही अल्प ज्ञानी है आप लोगों के सामने। अरे सर, ये हम लोगों की महिमा है, जिसकी छत्र छाया में हम लोगों की बुद्धि जो है प्रखर होती रहती है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा वर्णन किया सर, बहुत अच्छा वर्णन किया इसका मर्म चिकित्सा का। सर चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है। एक तो है कि ये मर्म चिकित्सा टीबी और कैंसर जैसे कंडीशंस में क्यों नहीं दी जाती? नहीं, असल में ऐसा है, देखिए हम प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, तो उसमें हमें ये सब ध्यान, यश और अपयश का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब जो रोगी हम पूरे कॉन्फिडेंस से जिनको कर सकते हैं, जब वो ही हमें बहुत मिल रहे हैं, तो हम फिर ऐसे रोगियों में हाथ क्यों डालें जिनकी चिकित्सा पहले से ही अच्छी चिकित्सा वर्णित है, उसका प्रोटोकॉल है। टीबी के प्रोटोकॉल को हम तोड़ नहीं सकते, है ना, वो प्रोटोकॉल है, 9 मंथ्स उसको दवा चलानी है। अगर कोई चिकित्सक उसके 9 मंथ्स की चिकित्सा के प्रोटोकॉल को तोड़ता है तो वो अच्छा नहीं कहलाता है, वो चिकित्सा समाज में भी अच्छा नहीं है, रोगियों में भी अच्छा नहीं है, उसके प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ना है। अच्छा, हम उसके प्रोटोकॉल को तो तोड़ नहीं रहे हैं, अगर हम उसे कंटिन्यू रखते हैं कि तुम टीबी की भी दवा खाओ, हमारी भी खाओ, तो हमें परिणाम पता कैसे चलेंगे कि क्या परिणाम दिए। इसलिए हमने इन 2 रोगों में बिल्कुल हाथ नहीं डाला है। फिर भी हमारे विद्यार्थीगण अगर कोई इस दिशा में प्रयास करें तो बहुत अच्छा है, वो इसको रिसर्च के रूप में आगे लें। लेकिन जो हमारा अनुभव था हमने वो बताया है कि देखिए क्या होता है, प्राइवेट प्रैक्टिस में फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। इसलिए हम विद्यार्थियों को ऐसी कोई भी चीज नहीं बताएंगे कि जो हाइपरबोलिक हो, और जो हमने प्रायोगिक तौर पे नहीं किया वो हम नहीं बताएंगे। तो ये हमने एक मन में पहले ही वो रखा है, जिन जिन पर हमारे अनुभव हैं हम उस पर प्रकाश डालेंगे और सब लोग उसका फायदा उठाएं, ऐसी मन में परिकल्पना है। बहुत अच्छा, आपका बिल्कुल सोच बिल्कुल सही है, आज की युग में बहुत सही सोच है आपकी है, और अपना शास्त्र भी यही कहता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये माइग्रेन और स्ट्रोक जैसे कंडीशन में कौन से मर्म का हमें उपयोग करना चाहिए, स्टिमुलेट करना चाहिए? हाँ, देखिए माइग्रेन में शंख मर्म और सीमंत मर्म ये विशेष काम आते हैं माइग्रेन में, है ना। इसके अतिरिक्त सभी पेन सिंड्रोम्स को कंट्रोल करने के लिए हमने कहा था क्षिप्र मर्म को साथ में लीजिए, क्षिप्र मर्म भी लीजिए, तो उससे ये माइग्रेन अच्छे कंट्रोल आता है। और देखिए साथ में किसी भी रोग की चिकित्सा में ये भी आवश्यक होता है कि जो रोग खान पान से संबंधित होते हैं उनमें वो भी ध्यान रखा जाए। खान पान का मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच हो, खान पान का ध्यान रखा जाए। पता लगा रोगी पित्तवर्धक आहार विहार कर रहा है तो उसका पित्त ऊर्ध्वगामी होकर के विदग्ध पित्त ऊर्ध्वगामी होगा और वो माइग्रेन को ठीक नहीं होने देगा, आपकी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए पथ्य पालन भी रोगी को अवश्य बताना है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो हमने बताया शंख मर्म और सीमंत मर्म, इनका सहारा लें और साथ में क्षिप्र मर्म भी लें। सर स्ट्रोक में तो ये कहते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी इसी का अंग है क्या सर? एक्यूप्रेशर जो चिकित्सा है चाइनीज, ये भी क्या मर्म चिकित्सा में इसका काफी? बिल्कुल 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 सर, आपने सही पकड़ा। ये हमने देखिए अपनी बुक में पहले ही पन्ने में, मैं सर आपके पास भी बुक भेजूंगा, वैसे आपके बिल्कुल बगल में दिल्ली में है ये मोतीलाल बनारसी दास के वहां, लेकिन मैं आपकी सेवा में बुक्स अपनी पुस्तकें भेजूंगा। चाइनीज में क्या है, गौतम बुद्ध के समय में
धर्म के प्रचार के लिए ये ज्ञान वहां गया। तभी तो हमने सब खुलासा किया कि जो हमारी 24 धमनियां हैं वही उनके 24 चैनल्स हैं। देखिए वो 24 के 24 कैसे, मतलब इट्स नॉट मेयरली कोइंसिडेंस, ये केवल कोइंसिडेंस नहीं है कि 24 के 24 यही हमारी धमनियां, 10 ऊर्ध्वगा, 10 अधोगा, चतुस्तिर्यगा, यही उनके हैं चैनल्स जो कि उसी तरह से कार्य करते हैं। जो हमारी 700 सिराएं हैं वो उनके उन चैनल्स में आरूढ़ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं। और हमारे मर्म क्या हैं, उन्हीं पॉइंट्स में और जो विशेष प्राण शक्ति रखने वाले हैं, हमने उनमें से उन 700 सिराओं में से 107 वो अलग सेलेक्ट किए हमारे आचार्यों ने। ये एक विशेषता रही जो इन 107 को वो लोग नहीं पकड़ पाए, क्योंकि मर्म का चैप्टर 2-3 पेजों में शारीर स्थान में केवल वर्णित है। तो उससे सब लोग यही समझते हैं कि ये तो मारयंत इति मर्माणी है, शल्य क्रिया करते समय इनको बचाओ, बस यही इसका उद्देश्य है। तो हो सकता है वो लोग इसके इस चीज को 107 कोई विशेष है इसको नहीं पकड़ पाए। इसका वर्णन 107 का उनके वहां नहीं है। देखिए हमारे भारतीय शास्त्र में ये वर्णन है। हमारा जो दक्षिण भारत की परंपरा है वहां पर 108 यानी कि 107 108 लगभग एक ही है। तो ये वर्णन है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो भारतीय शास्त्र है, हम भारतीय लोगों को इसका ज्ञान होना चाहिए। ये तो ये हो गया कि इतने आक्रमण हुए, उधर वो आक्रमण हुआ, उधर वो, हम लोग अपने बच्चों को ही बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। वो तो ये ज्ञान क्योंकि श्रुति रूप में था इसलिए जीवित रहा, इसलिए आज ये सब जगह पहुंच रहा है आयुर्वेद। तो फिर भी जब हमने इसको खोजा तो हमें लगा कि ये तो बिल्कुल 24 चैनल्स यही हैं, चाइनीज ने यही ले रखे हैं। तो ये गौतम बुद्ध के समय में उनके वहां गए हैं। इस पर हालांकि और अधिक इतिहासकारों को खोज करने की आवश्यकता है। एक विषय विद्यार्थियों के लिए, शोध कार्य के लिए ये भी हो सकता है कि वो इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं, शोध कार्य कर सकते हैं। क्योंकि माला में भी 107 गुड़िया ही होती है सर, जोशी जी माला में एक सुमेर होता है। बिल्कुल सर, यही भारतीय विद्या है, यही भारतीय विद्या है, बिल्कुल सही। वैज्ञानिक आधार है इसका। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। हाँ सर, यही पार्किंसंस जैसे डिसीज में मर्म का कोई उपयोग होता है? हाँ, देखिए पार्किंसंस में भी वैसे मेरा अनुभव नहीं है, मैंने पार्किंसंस को भी नहीं लिया है ना। जो रोग मैंने लिए हैं मैं उन्हीं को बताऊंगा, उन्हीं के बारे में सब बोलूंगा, और जिसमें मेरा अनुभव बिल्कुल नहीं है उसको मैं नहीं बोलूंगा। तो पार्किंसंस में मेरा अनुभव नहीं है। सर, स्ट्रोक कंडीशन में? स्ट्रोक में भी वैसे तो हम स्ट्रोक में क्षिप्र मर्म, अधिपति मर्म, इन मर्मों को करते हैं, लेकिन उत्तम परिणाम नहीं दिखते हैं। इसलिए मैं विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि स्ट्रोक के पेशेंट को वो बहुत सहर्ष ना लें, उसको उनके ही विषय, जो न्यूरो सर्जन्स हैं उनके ही विषय के रूप में रहने दें, जब तक कि इस पर आगे अभी और शोध कार्य ना हो जाए। तो इस पर अधिक शोध कार्य की आवश्यकता है, तभी उस चीज को प्रबल रूप में बोला जा सकता है। फिर भी मेरा उसमें भी अनुभव ऐसा नहीं है। जो जो मेरे अनुभव है वो मैंने आपको सब शेयर किए हैं, उनका लाभ उठाएं, फायदा उठाएं। वैसे पंचकर्म चिकित्सा बहुत उत्तम चिकित्सा है सर, मर्म चिकित्सा के लिए। है सर, है, उसमें हम वैसे पंचकर्म करते हैं, लेकिन और मर्मों का उपयोग उस पंचकर्म में भी करते हैं, लेकिन बड़ा लॉन्ग टाइम में, लंबे समय में परिणाम मिलते हैं। पंचकर्म करते हैं हम उसमें, क्योंकि हमारी चिकित्सालय में नस्य कर्म, पंचकर्म ये सब उसमें है और इंडिकेटेड भी है, वो करते हैं सर। लेकिन और वाष्प संवेदन करते हैं, लेकिन बहुत इसमें मर्म चिकित्सा में उसमें हमारा अनुभव नहीं है। नहीं सर, ये रुजाकर जो मर्म है ना, उसमें देखिए मणिबंध की जो चिकित्सा है उसमें जो नाड़ी सारा अभ्यंग है, शिरोधारा है, शिरोधारा तो अधिपति मर्म की चिकित्सा है ही सर। जो बिल्कुल सर, उसमें करते हैं हम, तो तुरंत हो जाता है, वो सोते ही सो जाता है। हाँ, उसमें करते हैं, लेकिन वो ऐसा प्रेजेंटेशन के लायक हमें परिणाम नहीं मिले हैं। जिसमें उत्तम परिणाम मिले हैं उन्हें हमने प्रेजेंटेशन के लिए रखा है, जिन जिन रोगों में।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों की जो जिज्ञासा हो, हाँ, बच्चे जो भी जिज्ञासा हो, मुझे मेरा जो है वो मेल आईडी भी है, और marmavedic.com में वो सभी अपनी जिज्ञासा शांत करें। और बुक्स भी ले सकते हैं, अमेजोन से भी बुक मिलती है, उनके नाम अभी आपने देख ही लिए हैं, डॉक्टर विनोद जोशी, गीता जोशी करके आप डालेंगे तो हमारी बुक्स आ जाएंगी, उसमें आपको सब शो हो जाएंगी, अमेजोन में भी शो हो जाएंगी, उसमें भी शो हो जाएंगी। और सर, ये मुझसे जो भी कुछ पूछना हो शिष्यों के पूछ सकते हैं। प्रश्न है जो चैट बॉक्स में है, जो मैं आप तक आपसे पूछ रही थी। ये एक और है कि सुश्रुत संहिता में जो मर्म हम पढ़ते हैं, केवल उतना ज्ञान पाकर क्या हम मर्म विशेषज्ञ बन सकते हैं? यस, देखो मैंने सबसे पहले बोला था कि सुश्रुत संहिता में जो शारीर स्थान में 3 पन्ने 4 पन्ने हैं, बस वो वही सब कुछ नहीं है। पूरी सुश्रुत संहिता को पढ़िए। देखिए, मैं सूत्र स्थान में भी गया और मैं फिर उत्तर स्थान में भी गया, तो यानी कि पूरी संहिता पढ़िए। सुश्रुत संहिता इज ए प्रैक्टिकल बुक, वो टोटल मैथमेटिकल है, प्रैक्टिकल है। उसमें कोई भी चीज चिकित्सा नहीं सर, केवल श्लोक रटने के लिए नहीं है। तो आप पूरी सुश्रुत संहिता पढ़ें। हमने अपनी बुक में सब पूरे उदाहरण दे रखे हैं कि कहां 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 ये वर्णन है मर्म चिकित्सा के। और देखिए, एक चीज की मर्म चिकित्सा में काम आएंगे, ये आचार्य ने कहां बताया है? वो कहते हैं मर्म की संरचना में सिरा भाग लेती है, चतुर्विधायास्तु सिरा शरीरे प्रायेणता मर्मसु सन्निविष्टा। तो आप यानी कि उसमें सिराएं हैं, तो स्टिमुलेशन सिराओं को करना है एक किस्म से, लेकिन वो सिराएं विशेष हैं। वो 700 सिराओं में से विशेष विशेष जहां प्राण शक्ति विशेष है, उनको स्टिमुलेट करना है। तो आप जो है सुश्रुत संहिता टोटल शुरू से अंत तक पूरा स्टडी करिए, अच्छी तरह करिए, और उसमें मर्म की दृष्टि से पढ़िए कि क्या कहा गया है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, जब वो धमनी का वर्णन करते हैं कि धमनी में रस प्रवाहित होता है, कि वो धारयति वर्धयति यापयति, आप देखेंगे यापयति, ठीक है, वर्धयति भी समझ में आ गया, धारयति भी, लेकिन यापयति को यापयति शब्द ही आपको मिलेगा, बस उसका खुलासा नहीं मिलेगा। तो खुलासा है यापन माने रोग का निष्क्रमण करना, बस वहीं से मर्म चिकित्सा स्पष्ट हो जाती है कि ये चिकित्सा के लिए बोल रहे हैं। और देखिए, वहां पर आचार्य का एक श्लोक है कि जहां पर मर्म का वर्णन है, वहां पर सिराओं की चतुर्विधायास्तु सिरा शरीरे जहां पर कहते हैं, तो वहां पर नीचे लिखा है कि ये सिराओं से यापन प्रतियापन होता है, यानी कि रोग जो दर्शित हो रहा है उसका निष्क्रमण होगा। तो ये उसका अर्थ है। तो यापन अर्थों को समझ लेंगे तो मर्म चिकित्सा स्पष्ट हो जाती है। और अब ये कहां लिखा कि मर्म की परीक्षा करके रोग का निष्क्रमण करो? ये देखिए, शारीर स्थान 6 में ही लिखा है। अब उसको पढ़िएगा, शारीर स्थान 6 अच्छी तरह मर्म के दृष्टिकोण से पढ़िएगा। कहां पर है मैं आपको बताता हूं, जहां पर लिखा है ततः क्षते मर्माणि ता प्रबुद्ध, और उसके बाद की मैं लाइन बोल रहा हूं, एक लाइन बाद की, अतो ही शल्यम विनिहर्तुमिच्छन् मर्माणि यत्नेन परीक्ष्य कर्षेत, यानी कि शल्य को पहचान करके यत्न से जो वैद्य, देखे, अतो ही शल्यम विनिहर्तुमिच्छम्, जो इच्छा रखता है शल्य को निकालने की, वो वैद्य उसकी परीक्षा करे और कर्षेत, तब शल्य का कर्षण करे। अब शल्य क्या है? क्या कांटा निकालने के लिए पूरी सुश्रुत संहिता है? नहीं, शल्य मतलब रोग। तो रोग का निष्क्रमण करने के लिए पहले आप मर्म की यत्न से परीक्षा करें कि कौन सा मर्म प्रभावित है। उसके मर्म के लक्षण बता रखे हैं शास्त्र में कि अंश मर्म का क्या लक्षण है, तत्र बाहुवो स्वापशोषो। तो आधा तो इसी से पता चल गया कि अंश मर्म प्रभावित है, तत्र बाहुवो स्वापशोषो, तत्र स्तब्ध बाहुता। अगर हम अंशफलक और अंश मर्म दोनों को मिला के बोलते हैं तो तत्र स्तब्ध बाहुता, तो पता चल गया ना कि अंशमर्म प्रभावित है। फिर आप अंशमर्म पर गए, वहां उसका एग्जैक्ट पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, श्लोक याद होना चाहिए, तत्र बाहु मूर्ध ग्रीवा मध्य में स्टिमुलेट करिए, रेडिकुलोपैथी, उसी समय से धारा चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा मत समझिए एक स्टिमुलेशन दे दिया काम हो गया, उसको आगे और बढ़ाइए, उसको 10 20 15 सेटिंग बुलाइए, जब तक रोग पूरा वो होता है। हम प्रतिदिन के हिसाब से
रोगी को बुलाते हैं 15 मिनट 20 मिनट, उसको बुलाते हैं, तब फिर ये परिणाम मिलते हैं जो परिणाम आपने देखे। तो ये है, तो यानी कि यत्न से परीक्षा करके कर्षेत लिखा है उन्होंने, शल्य को कर्षेत, उसका कर्षण करना है, खींचना है, निकालना है। तो ये है, तो शल्य माने रोग, ये आचार्य ने सूत्र स्थान में ही स्पष्ट कर दिया। जब षष्ठी उपरम बताए ना, वहीं से मर्म चिकित्सा शुरू हो जाती है। विमलापन शब्द हमने वहीं से लिया है। तो ये अब आप इसको शल्य शुश्रु संहिता को पूरी मर्म चिकित्सा के दृष्टि में रखते हुए ढूंढें कि कहां कहां कौन से चैप्टर में, आपको लंबी लिस्ट मिल जाएगी कि कहां कहां मर्मों के बारे में बता रखा है। लेकिन पहले 107 मर्म पता होने चाहिए, उनके स्थान पता होने चाहिए अच्छी तरह, नहीं तो वो आपके आंखों के सामने से गुजर जाएगा। जैसे मैंने कहा था, उन्माद और अपस्पार में उन्होंने ललाट में अग्निकर्म बताया, और काकपद यंत्र सर्पदंश में बताया कि वहां पर जो है मांस क्षिपित करना है। तो देखिए, लेकिन उसको मर्म के दृष्टिकोण से देखेंगे जब 107 मर्म को पूरा पहले पढ़िए कि कहां कहां पर स्थित है, तब आपको पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूं आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। फिर भी अगर कुछ और पूछना होगा तो मुझसे आप मेल उसमें पूछ सकते हैं। और मुझे अपने वहां बुला भी सकते हैं, मैं वहां वर्कशॉप कर सकता हूं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकता हूं। परिणाम आप रोगी इकट्ठा करिए, मैं परिणाम सामने के सामने दिखाऊंगा। जी जरूर सर। बाकी किसी के भी कोई प्रश्न हो तो वो हमें मेल कर सकते हैं या सर को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, और हम उसका आपको जरूर उत्तर देंगे। इसी के साथ और मैं हाँ मैडम, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा विद्यार्थियों को, सभी को, कि जिन्होंने और अच्छा सीखना हो वो मुझे शनिवार के दिन, शनिवार मेरी छुट्टी रहती है, शनिवार के दिन मुझे अपने क्षेत्र में बुला सकते हैं। करीब 100-200 स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स इकट्ठा कीजिए, जिससे कि मेरा आना सफल हो। मैं वहां निःशुल्क उनको मर्म चिकित्सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन 3 घंटे में करूंगा। लेकिन रोगी इकट्ठा होने चाहिए, जो जो मैंने दिखाए वो तो विशेष होने ही चाहिए, तभी आपको उसके परिणाम समझ में आएंगे ना कि हाँ। तो ऐसा मुझे कहना था। अब मैडम हाँ, सीसीआरएस से प्रोग्राम रखिए ना सर, उनसे डायरेक्टर से बात कर सीसीआरएस में रखिए, यहाँ पर या अपना पंजाबी बाग में जो सीसीआरएस है वहां पर बात की जाए। सीसीआरएस में 300-400 में भी आता है। जी जी, वहां पर एक वर्कशॉप रखी जा सकती है। मैं बिल्कुल रेडी हूँ सर, वर्कशॉप के लिए रेडी हूँ। जी जरूर, हम यहाँ पे भी हमारे संस्था में बात करके आपको संपर्क करेंगे सर, अगर यहाँ पे वो वर्कशॉप कर पाए। जी, यहाँ के किया जा सकता है। इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तो मैं तहे दिल से हमारे गुरुजी विनोद जोशी सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस विषय पर अपने इतने सालों का अनुभव हमारे साथ मंच पे हमारे विद्यार्थियों के समक्ष रखा। और मैं हमारे प्रेसिडेंट गवर्निंग बॉडी के वेद देवेंद्र त्रिगुणा जी, वेद राजेश कोटेचा सर और वंदना सिरोहा मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को हर हफ्ते करने के लिए और इसका प्रोत्साहन हमें देते हैं। सभी गुरुओं का, शिष्यों का जो हमसे जुड़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं और हर हफ्ते जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आरएवी के हर सदस्य। जी सर। मैंने 107 लोग ही जुड़े हैं आज आपके कार्यक्रम में, 107 बहुत बढ़िया। 107 100 सब जुड़े हैं। और आरएवी में भी हमारे हर कमेटी के मेंबर का मैं धन्यवाद करती हूँ जो ये कार्यक्रम बैक एंड से सक्सेसफुली करने के लिए हमें मदद करते हैं। हमारा अगला ज्ञान गंगा का कार्यक्रम होगा 19 सितंबर को, जो डॉक्टर सुख मुखाना जी लेंगे, जो जोशी जी ने कि सुश्रुत संहिता में चिकित्सा का वर्णन नहीं है। मर्मों का तो बहुत अच्छा वर्णन किया अध्याय 6 में सूत्र स्थान में, लेकिन चिकित्सा का वर्णन उसमें ज्यादा नहीं है।
चिकित्सा का वर्णन भिन्न भिन्न अध्यायों में है, जैसा मैंने बताया उत्तर तंत्र में है, और सूत्र स्थान में पहले ही उसकी विधियां उन्होंने बता दी हैं, और क्यों मर्म कार्यकारी हैं ये भी उन्होंने बताया है कि उसमें चतुर्विधा शिराएं रहती हैं, धमनियों से उसको पोषण मिलता है। तो यानी बहुत कि अच्छा वर्णन किया है, सारे वर्णन अच्छा है। उसके हर चैप्टर में देखते चले तो उत्तर स्थान और उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है, यानी कि वापस सूत्र स्थान में आना है और तब फिर अगला चैप्टर देखना है। तो विद्यार्थी इसको इस तरह से पढ़े। सूत्र स्थान वो सूत्र है, सूत्र स्थान ही सूत्र है, उसी से आपको पूरा धागा पूरा किलोमीटर तक सब मिलेगा जब आप सूत्र को पकड़ेंगे। तो सूत्र स्थान विशेष चीज है, तो उसको पढ़िए। तो उससे ये विद्यार्थियों के लिए मैं बोल रहा हूं। तो और आगे के हर चैप्टर को मर्मों का वर्णन तो बहुत अच्छा किया है, मर्म का वर्णन बहुत अच्छा है सूत्र जी संहिता में। हाँ है सर, बिल्कुल। चलिए पूजा जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर कार्यक्रम आप जो है प्रस्तुत कर रही हैं। धन्यवाद सर, ये सब आपके आशीर्वाद से हम कर पा रहे हैं। आप सब जुड़ते हैं, सबकी इच्छा रहती है। हम लोग तो हम ये कार्यक्रम प्रतीक्षा, हम तो प्रतीक्षा करते हैं गुरुवार के कार्यक्रम की, तोड़ने का प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग जुड़े और हम भी जुड़े आपके साथ। एक नया ज्ञान प्राप्त होता है, हम लोगों को ज्ञान विस्मृत हो गया है। जोशी जी, गांव में पहले घमरा होती थी, घमरा एक औषधि होती थी, तो जब कभी घाव हो जाता था तो गांव के लोग जो है उसको पीस करके और व्रण रोपण में उसका बहुत अच्छा उसका वर्णन है। व्रण रोपण में उसको बॉटनिकल नेम उसका है ट्राइसेनथेम्सन ऐसी कुछ नाम उसका घमरा का, गुलदाउदी कहते हैं उसको, गुलदाउदी। तो व्रण रोपण में बड़ी अच्छी उसके वर्णन है। व्रण रोपण के लिए हम लोग कूट करके सीधा पट्टी बांध दो, व्रण रोपण हो जाता था। हाँ। चलिए, बहुत बहुत जोशी जी, आपके दर्शन हो गए, इसी माध्यम से आपके अनुभव का लाभ मिला हमको। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम जी। स्टॉप शेयरिंग। ये इसको करो,